नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 1 के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के ऊपर, जो कि यूनिट 1 के पाठ्यक्रम के ऊपर आधारित है। इसके पहले हमने जिन भी 6 अभ्यास सेटों की चर्चा की है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसको देखे होंगे। उसी से जोड़कर आगे इस प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। तो हम बात करते हैं पहले प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न पूछा गया कि अति उपसर्ग से नहीं बना है। ऑप्शन दिया गया है अतिकाल, अतिरिक्त, अत्यंत, अध्यात्म। तो अति उपसर्ग कौन सा ऐसा शब्द है जो कि इसमें नहीं जुड़ा हुआ है? तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन चौथा है कि अध्यात्म शब्द जो है उसमें अति उपसर्ग नहीं लगा है, बल्कि इसमें अधि उपसर्ग लगा हुआ है। बाकी जितने भी इसमें दिए गए सब में क्या लगा है? अति उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ तक कि अत्यंत में भी अति उपसर्ग है। और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इसमें कौन सी संधि है अत्यंत में। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि उत उपसर्ग से नहीं बना है। उत्कर्ष, उत्तम, उद्यम, उन्नति। तो उत उपसर्ग से कौन सा ऐसा शब्द है जो नहीं बना हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। उद्यम जो शब्द है वो उत शब्द से नहीं बना है, बल्कि उद शब्द से बना हुआ है। क्योंकि परीक्षाओं में जब हम जाते हैं तो प्रेशर में इस तरीके के प्रश्न बड़े हो जाते हैं और कई बार हम उत्तर गलत दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, प्रैक्टिस करने का मतलब यही है कि आप उन चीज़ों को जरूर एक बार ध्यान में रख कर जाइए। ठीक, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है कि निर उपसर्ग से नहीं बना है। निर्मम, निरपराध, निर्भय, निदर्शन। तो निर उपसर्ग से कौन सा इसमें शब्द नहीं बना हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, निदर्शन। निदर्शन में नी उपसर्ग लगा हुआ है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि जो शब्द के अंत में लगकर शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं वे कहलाते हैं उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि। तो शब्द के अंत में जो लगते हैं उनको हम कहते हैं प्रत्यय, और जो शुरू में लगते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आपके दिमाग में आ गया होगा, उपसर्ग कहते हैं। जबकि समास और संधि, संधि में दो वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में आप देखेंगे कि दो पदों का मेल होता है। या फिर हाँ, पदों के मेल को देख सकते हैं। ठीक है, इसमें विग्रह होता है और संधि में क्या होता है? विच्छेद होता है। तो ये कुछ कुछ अंतर है जो कि आगे की परीक्षाओं के लिए आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पूछा गया कि जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं कहलाते हैं कृदंत, तद्धित, संधि, समास। तो क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले शब्द को या प्रत्यय को क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन पहला, कृदंत। ठीक है, कृदंत और तद्धित में दोनों में ही यहाँ पर विकल्प में लड़ाई थी। बाकी तो संधि और समास पहले से ही बाहर थे। ठीक है, कृदंत को आपको ध्यान रखना है कि क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं, जबकि तद्धित में आप देखेंगे क्रिया के साथ साथ इन सब का संबंध संज्ञा और विशेषण से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। आजन्म, प्रतिदिन, प्रतिमान, पंचवटी। अव्ययी भाव समास। आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर दिया होगा कि आखिरकार कौन सा ऐसा शब्द है जो कि अव्ययी भाव समास में नहीं है? सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, पंचवटी। अव्ययी भाव समास नहीं है। बाकी जितने भी यहाँ पर हैं सभी में अव्ययी भाव समास जुड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। चंद्रमौली, वीणापाणी, चक्रपाणी, खड़ी बोली। ये थोड़ा सा यूनिक प्रश्न है आपके लिए, क्योंकि इसमें हमने एक स्पेशल विकल्प डाला हुआ है। तो बहुव्रीहि आपके दिमाग में आ गया कि हमने तो चंद्रमौली भी पढ़ा था, वीणापाणी भी पढ़ा था, चक्रपाणी भी पढ़ा था। खड़ी बोली का संबंध किससे है? कर्मधारय समास से है। इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखें। बोली जो कि खड़ी हो यानी कि खरी हो, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखिए। हम लोग खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें समास कौन सा है जरूर आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि संज्ञा के कितने भेद हैं? 4, 5, 6, 7। तो संज्ञा के भेदों को जरूर आपने पढ़ा होगा। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, 5 भेद माने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संज्ञा का भेद नहीं है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, निजवाचक। तो तुरंत आपका दिमाग दौड़ रहा होगा कि आखिरकार हमने तो 5 भेद पढ़े थे, कौन इसमें नहीं है? सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा,
निजवाचक जो है वो संज्ञा का भेद नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों जो आप देख रहे हैं संज्ञा के भेद हैं। इसके अतिरिक्त आप देखें कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक भी संज्ञा के भेद हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वनाम के भेद हैं 5, 6, 7, 9। तो सर्वनाम के भेदों की भी चर्चा की गई है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, 6 भेदों की चर्चा की जाती है। अगला प्रश्न है कि सर्वनाम के भेदों में शामिल नहीं है पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, सार्वनामिक। तो कौन सा ऐसा भेद है जो सर्वनाम के अंतर्गत नहीं है? सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, सार्वनाम। भले देखने में लग रहा है कि ये सर्वनाम से रिलेटेड होगा, लेकिन ये नहीं है। ऊपर के जितने भी वो सर्वनाम से के भेद हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी कारक और प्रसर्गों में शामिल नहीं है। ने, को, पर, है। तो कारक और प्रसर्गों में कौन शामिल नहीं है? तो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, है जो है ये तो पद को कंप्लीट करने के लिए क्रिया के तौर पर आता है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर ने, को, पर जो है ये सब क्या है? कारक है, प्रसर्ग है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है कि हाथ से अंगूठी गिरी में कारक है करण, संप्रदान, अपादान, संबंध। तो हाथ से अंगूठी गिर रही है तो इसमें कौन सा कारक हो गया? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अपादान कारक। जब हम किसी चीज का साधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो वहां पर करण हो जाता है। और जब अलगाव होता है, क्योंकि यहाँ हाथ से अंगूठी गिर रही है या फिर अंगुली से सरक गई है, जैसे दुष्यंत की सरक गई थी अंगूठी, वैसे ही। तो यहाँ पर क्या हो गया? अपादान हो गया, अलगाव हो रहा है। अगला शब्द बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पुल्लिंग शब्द नहीं है। लघिमा, गरिमा, महिमा, श्रीलंका। तो ये मैं मानकर चल रहा हूं कि जितने भी यहाँ पर विद्यार्थी उसमें से 99% इसका गलत जवाब दे देंगे। 1% ही विद्यार्थी इसका सही जवाब देने में सक्षम हो सकते हैं, जो ध्यान से पढ़े होंगे। देखने में लग रहा है कि लघिमा, गरिमा, महिमा ये सब स्त्रीलिंग है, लेकिन ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। श्रीलंका इसमें स्त्रीलिंग है। उल्टा देख रहे हैं आप। यहाँ पर ये सवाल हमने नियमों के अपवाद से उठाया हुआ है। तो कई बार अपवाद वाले सवाल घातक हो जाते हैं, लेकिन आप उसी चीज से बचने के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना आपको सतर्क कर दिया जाए। लघिमा, गरिमा, महिमा ये अक्सर नाम रहते हैं। गरिमा, महिमा नाम तो रहते हैं, लघिमा तो कम लोगों का नाम होता है। ठीक है, ये सब पुल्लिंग में आते हैं, अपवाद में। श्रीलंका स्त्रीलिंग में आता है, इसलिए बोलते हैं लंका जीत गई, लंका जला दी गई, इस टाइप से। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पदों या सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसे वक्ता के कथन का अभिष्ट आशय अर्थपूर्ण रूप से स्पष्ट होता है कहलाता है। ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। तो पदों या सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह कहा जाता है वाक्य। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है कि व्याकरण की दृष्टि से एक शुद्ध वाक्य में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। आकांक्षा, योग्यता, निकटता, पदक्रम, अन्वय। तो देख रहे हैं कि व्याकरण की दृष्टि से एक शुद्ध वाक्य में क्या क्या होना चाहिए। यहाँ पर नीचे कुछ कूट दिया गया है, ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा है। तो 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 ऐसे दिया हुआ है। सही जवाब हो गया कि सभी की जरूरत है। आगे के लिए आप जरूर ध्यान में रखिए कि आकांक्षा, योग्यता, निकटता, पदक्रम, अन्वय सबकी जरूरत पड़ती है एक शुद्ध वाक्य को कंप्लीट करने में। अगला प्रश्न है कि वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह कहलाता है। विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक। तो सही जवाब है ऑप्शन पहला, विधानवाचक, यानी जिसमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, विधानवाचक वाक्य कहलाता है। आपके पाठ्यक्रम में वाक्य संरचना से रिलेटेड एक पॉइंट लगा हुआ है, वही उसी को ध्यान में रखते हुए हमने प्रश्न को बनाया है। अगला प्रश्न है कि जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है वह कहलाता है। ऑप्शन दिया गया है संकेतवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन पहला कि संकेतवाचक वाक्य, यानी कि एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि सरल वाक्य का उदाहरण नहीं है। मोहन खेलता है, सीता दौड़ती है, आकाश पड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ा फिर भी बस को नहीं पकड़ पाया। तो सरल वाक्य का उदाहरण नहीं है, हमें बताना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। बाकी को आप देख रहे हैं कि सब सरल वाक्य में है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है। वह सुबह मेरे घर आया और शाम को वापस लौट गया। रात बीत गई और उजाला होने लगा। राम ने बहुत मेहनत की और सफल हो गया। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे।
इसमें से हमें बताना है कि कौन सा उदाहरण जो है संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा। आप देख रहे हैं संयुक्त वाक्य की एक खास विशेषता होती है कि वो और शब्द से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर तीनों वाक्य आप देख रहे हैं और से जुड़े हुए हैं। जो चौथा वाक्य है ये क्या है, मिश्र वाक्य का एक उदाहरण है, जो कि आगे आप देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। जो औरत वहां बैठी है वो मेरी माँ है। जो लड़का कमरे में बैठा वह मेरा भाई है। दुख बीता और सुख आया, यदि लापरवाही करोगे तो पछताओगे। तो मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है, हमें यहाँ पर बताना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, क्योंकि यहाँ पर और लगा हुआ है तो आपके मन में आ गया होगा कि ये तो संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है कि विशेषण के भेद हैं 4, 5, 6, 7। विशेषण भी आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सबको पढ़ना है। ठीक है, तो वहीं से इस सवाल को उठा लिया गया है ताकि देखने में नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन अगर नहीं आएगा तो ये बहुत कठिन हो जाएगा। विशेषण के कितने भेद हैं? सही जवाब है ऑप्शन पहला यानी 4 भेद है। विशेषण का भेद नहीं है, हमें बताना है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, व्यक्तिवाचक। विशेषण के भेदों में नहीं है, तुरंत आप बता देंगे चौथा ऑप्शन। इसको तो आप संज्ञा के भेदों में पढ़े हुए थे। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है कि सुमेलित नहीं है। राजभाषा सरकारी कामकाज में प्रयुक्त, राष्ट्रभाषा सरकारी कामकाज में प्रयुक्त, संपर्क भाषा दो अलग अलग भाषाओं को जोड़ने वाली, और मानक भाषा व्याकरण नियमों के आधार पर परिनिष्ठित। तो सुमेलित नहीं है, वो है ऑप्शन दूसरा। राष्ट्रभाषा को माना जाता है कि जो किसी भी देश की बहुसंख्यक जनता द्वारा जो बोली जाती है भाषा, वो राष्ट्रभाषा के तौर पर है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। और अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप के अंतर्गत शामिल है। बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा। सही कूट का चयन करना है, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, या फिर सभी। तो जब आप अपना सिलेबस भी देखेंगे तो उसमें एक पॉइंट ही दिया गया है, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप। उसमें बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, ये सभी हिंदी भाषा के प्रयोग के विविध रूप के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो गया यहाँ पर ऑप्शन चौथा हो गया, सभी के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यूनिट 1 के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को देखा। ये प्रश्न भले देखने में सामान्य हो रहे होंगे, लेकिन जरूर आपके दिमाग में माथा पच्ची करने में सक्षम रहे होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और आप अपनी तैयारी इसी तरीके से आगे करते रहिए। आगे जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती जाएगी, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी और कठिन होते जाएंगे और लेवल के आते रहेंगे। तो आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।